Again, all of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with ज्ञानचंद शर्मा। आज हम पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें टाइप सेकंड, ठीक है। तो टाइप सेकंड में लिखा हुआ है उन सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस बनाना, उन सेंटेंसेज का क्या बनाना, एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेज है, उन सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस बनाना जिनके अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में निम्नांकित वर्ब्स का प्रयोग किया गया है। निम्नांकित वर्ब्स का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको 3 वर्ब्स लिखी है, नो, मैरी, ओब्लाइज। नो मीन्स जानना, मैरी शादी करना, ओब्लाइज आभार जताना, 3 वर्ब्स है। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर, देयर आर सम वर्ब्स दैट आर एक्सेप्शन हियर। कारण क्या है कि कुछ वर्ब्स के बाद हम बाय का प्रयोग नहीं करके डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। अब मैंने कहा कि ही नोज माई इंटीमेट फ्रेंड्स, वह मेरे घनिष्ठ मित्रों को जानता है। सब्जेक्ट हो गया ही, और क्रिया हो गई नोज, जानता है। माई मीन्स मेरे, इंटीमेट मीन्स घनिष्ठ, फ्रेंड्स मीन्स मित्र। अच्छा, ऐसा भी है इंग्लिश में, देयर आर सम सर्टेन वर्ब्स विच डोंट टेक after them specific prepositions if they are used in active voice. On the other hand, there are some certain verbs that take specific prepositions after them in such a condition when they are used in passive voice. तो क्या होता है कि अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने बाद कुछ निश्चित प्रपोजिशंस का प्रयोग लेती हैं अगर उनका यूज पैसिव वॉइस में होता है, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है यदि उनका यूज एक्टिव वॉइस में होता है तो हम उनके बाद कुछ निश्चित सर्टेन प्रपोजिशंस होते हैं जिनका यूज नहीं कर सकते हैं। अब उन्हीं में से नो वर्ब है, जैसे नो, मैरी, ओब्लाइज। अभी डिस्कस करेंगे हम इसको लेकर के। तो ही, वह, नोज, जानता है, माई, इंटीमेट फ्रेंड्स। तो नोज फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, SAIS। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनेगा, इजारे में, माई इंटीमेट फ्रेंड्स, मेरे घनिष्ठ मित्र जाने जाते हैं, ठीक है, या मेरे घनिष्ठ मित्र उसके परिचित हैं। तो आर नोन प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस इजारे में बनेगा, और थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन हम बाय का प्रयोग नहीं करके टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, ही नोज माई इंटीमेट फ्रेंड्स। तो माई इंटीमेट फ्रेंड्स आर नोन टू हिम, मेरे जो घनिष्ठ मित्र हैं वो उसके द्वारा जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखेंगे हम, सी न्यू मी वेल, वह मुझे अच्छी तरह से जानती थी। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, वह मुझे अच्छी तरह जानती थी। तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस हम किस में बनाते हैं, वॉज वर्ब में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, यहां पर तो प्रेजेंट सिंपल था तो मैंने किस में बना दिया, माई इंटीमेट फ्रेंड्स आर नोन टू हिम, कि मेरे घनिष्ठ मित्र उसके द्वारा जाने जाते हैं। अब ये पास्ट सिंपल है तो यहाँ मी का क्या हो जाएगा, आई। लेकिन देखिए इंग्लिश में मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, एक तो गुड होता है और एक वेल होता है। दोनों की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। लेकिन गुड एडजेक्टिव होता है। कभी आपने यूं नहीं पढ़ा होगा वेल बॉयज, आपने क्या बोला होगा, गुड बॉयज। और आपने कभी ये नहीं बोला होगा ही नोज मी गुड, वह मुझे अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तो हम क्या कहेंगे, ही नोज मी वेल, वह मुझे अच्छी तरह से जानता है। तो इंग्लिश में मैं आगे एडवर्ब के अंदर पढ़ाऊंगा कि यदि किसी एक्टिव वॉइस के अंतर्गत एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उस एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सी न्यू मी वेल, वह जानती थी मुझे अच्छी तरह से। तो वेल क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो आई वॉज वेल नोन टू हर, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, टू का। नेक्स्ट देखते हैं हम, आप समझ गए होंगे, आई वॉज वेल नोन टू हर। नेक्स्ट नंबर पे देखिए, यहाँ नोट डलवा दिया है, यदि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत मेन वर्ब्स के रूप में, किसके रूप में, मेन वर्ब्स के रूप में नो, मैरी, ओब्लाइज दिए हुए हैं,
तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें बाय के स्थान पर किसका यूज करना चाहिए? टू का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यदि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में नो, मैरी, ओब्लाइज दिए हुए हैं तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मैरी शादी करना, मैरिड शादी की, शादी कर चुका। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैंने कहा कि दिल्ली के एक अमीर व्यापारी ने 5 वर्ष पहले गीता से शादी की। तो एक्चुअल में जब मैरी का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, एक तो मैरी होती है वर्ब और एक मैरिज होती है, ये नाउन होती है। अब मैरी मीन्स शादी करना होता है और मैरिज मीन्स क्या होता है? शादी। अब यहां मुझे करने की अंग्रेजी बनानी पड़ेगी, तो इंग्लिश में कोलोकेशंस होते हैं। जैसे टेलीविजन देखना, तो वहां पर वॉच शब्द का यूज होता है। अलविदा कहना, तो वहां पर बेड अडू, ठीक है, बिड वर्ब का यूज होता है। ऐसे ही क्या होता है कि अब शादी है, ये नाउन है, अब करने की अंग्रेजी मुझे यहाँ हैव से बनानी पड़ेगी, और हैव मैरिज के बाद हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और मैरी वर्ब होती है, और मैरी वर्ब का यूज अगर आप एक्टिव वॉइस में करेंगे तो इसके बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। मैंने आपको बता भी दिया है, आई हैव टोल्ड यू वेरी ग्राफिकली दैट देयर आर सम सर्टेन वर्ब्स विच आर फॉलोड बाय specific prepositions if they are used in passive voice, and an exemplary form marry verb be present served here। यहाँ पर मैरी वर्ब का हम एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। यानी ये वर्ब ऐसी है, जब हम इसका यूज एक्टिव वॉइस में करते हैं तो प्रपोजिशन का यूज होता नहीं है, और जब हम इसका यूज पैसिव वॉइस में करते हैं तो इसके बाद प्रपोजिशन लगता है, वो भी बाय नहीं लगेगा न विद लगेगा, बल्कि हमें किसका यूज करना पड़ेगा? टू का। लेकिन हम क्या है, जनरली वी आर ऑब्सेस्ड विद इंडियनिज्म, ठीक है, वी आर कंप्लीटली प्री ऑक्यूपाइड विद आवर मदर टंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर मिस्टेकन while solving most of the questions that are based on English, जो भी है। अब मैंने कहा दिल्ली के एक अमीर व्यापारी ने 5 वर्ष पहले सीता से शादी कर ली। अ दिल्ली बेस्ड रिच मर्चेंट, अ दिल्ली बेस्ड का मतलब दिल्ली का एक व्यापारी, अमीर व्यापारी। मैरिड में शादी कर ली। अब जो लोग हिंदी से ऑब्सेस्ड है, प्री ऑक्यूपाइड है, उनके अंदर एक जुनून होता है, ऑब्सेशन होता है, बोला साहब से आ रहा है, तो वो क्या कर देते हैं, मैरिड विद गीता लिख जाते हैं, जबकि मैरी वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो हमको डायरेक्ट इंग्लिश बनानी है। अ दिल्ली बेस्ड रिच मर्चेंट, एक दिल्ली के अमीर व्यापारी ने, मैरिड में शादी कर ली, डायरेक्ट लिखना है मुझे, गीता से 5 years ago, 5 साल पहले शादी कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम, इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। तो अ दिल्ली बेस्ड रिच मर्चेंट, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। दिल्ली बेस्ड रिच मर्चेंट क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब मैंने क्या कहा कि ये तो सब्जेक्ट हो गया कि अ दिल्ली बेस्ड रिच मर्चेंट, सब्जेक्ट। ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। शादी किससे की? गीता से। ऑब्जेक्ट हो गया, कब की? 5 साल पहले। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो ये पैटर्न हो गई SVOA। तो मैंने लिखा गीता, गीता की शादी कर दी गई, गीता वॉज मैरिड। अब चूंकि प्रेजेंट सिंपल का इजारे में बनता है, उसी तरह से पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस वाज वर्ब में बनता है। तो मैंने कहा कि गीता वॉज मैरिड, गीता की शादी कर दी गई। किससे? एक दिल्ली के अमीर व्यापारी से। कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो देखिए यहां मैंने मैरिड के बाद किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया, और वैसे मैरिड के बाद टू ही प्रपोजिशन का यूज होता है, विद तो आता नहीं है। और यहां पर मैंने इसके बाद किसका यूज किया है? टू का, क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब है ये किस में यूज हुई है? पैसिव वॉइस में। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि अगर वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो इट मीन्स सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। तो गीता वॉज मैरिड, गीता की शादी कर दी गई। किससे? एक अमीर व्यापारी से 5 साल पहले। अब हिंदी में से कुछ भी आए, साथ कर दी गई, लेकिन मैरिड के बाद हमें यहाँ टू प्रपोजिशन का यूज करना है। एंड मैरिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू प्रपोजिशन इज इन सच अ कंडीशन व्हेन दिस वर्ब हैज बीन यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जब इस वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में होता है तभी इसके बाद हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, आगे देखते हैं। समझ आ गया होगा आपके नोट में भी लिखवा दिया है कि उपयुक्त वर्ब्स के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग तभी होता है जब इन वर्ब्स का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया हो।
यानी नो, मैरी, ऑब्लाइज के बाद हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग तभी करेंगे जब इन वर्ब्स का यूज किस में हुआ किया गया है, पैसिव वॉइस में। जैसे अभी अभी नॉन की बात कर लेते हैं हम। एक्चुअल में जो नॉन वर्ब है, एक तो ये पैसिव वॉइस में यूज होनी चाहिए, तो ही हम इसके बाद टू प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं फॉर का। अब अगर आपने एक्टिव वॉइस में यूज कर दिया और आपने कहा कि आई हैव नोन, मैं जान चुका हूं, टू योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे माता पिता को जान चुका हूं, वेल, अच्छे तरीके से, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, कारण क्या है कि नॉन वर्ब के बाद, सॉरी नोज नहीं आएगा, नॉन आएगा, KNOWN। आई हैव नॉन, मैं जान चुका हूं, तुम्हारे माता पिता को अच्छे से जान चुका हूं। अब बात नॉन से नहीं है, क्योंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो सेंटेंस किस में, एक्टिव वॉइस में। अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो हैज बीन, हैव बीन आता। तो हमें यहाँ टू प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। हाँ, आप वैसे यू कर सकते हो यूज, कि जैसे मैंने तुम्हारे माता पिता के बारे में जान लिया है, तो आई हैव नोन अबाउट योर पेरेंट्स वेल, मैंने तुम्हारे माता पिता के बारे में अच्छे से जान लिया है। मैं अबाउट लिख सकता हूं के बारे में, लेकिन मैं नॉन के बाद टू प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकता हूं अगर इस वर्ब का यूज किस में हो रहा है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब मैं इसको कैसे नहीं लिख सकता कि आई नो टू योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे माता पिता को जानता हूं। अबाउट तो लिख सकता हूं भाई, के बारे में जानता हूं, लेकिन टू का यूज नहीं होगा, क्योंकि नॉन वर्ब के बाद हम टू का यूज तभी करते हैं। अच्छा, प्रपोजिशन दो आएंगे। यदि आप व्यक्ति के लिए जाने जाते हैं तो नॉन टू आएगा, और यदि आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं जाने जाते हैं, पर्सन थिंग के लिए जाने जाते हो, तो फॉर प्रपोजिशन का यूज होगा। मैंने कहा कि भाई गीता नोज माई पेरेंट्स, गीता मेरे माता पिता को जानती है। ठीक है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा, इज आर एम में। तो माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, आर नोन, जाने जाते हैं किसके द्वारा, गीता के द्वारा। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि मेरे माता पिता गीता के परिचित हैं या जानकार हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब नॉन फॉर का बात है। मैंने कहा कि सी इज नॉन फॉर हर माइजरलीनेस, वह अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध है। तो सी इज नॉन फॉर, सबसे पहले मुझे देखना है कि नॉन के बाद टू और फॉर प्रपोजिशन तभी यूज होंगे जब इस वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में होगा। तो देखो यहाँ इज के बाद क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है। अब इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो इट मीन सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। अब यहाँ हर के बाद वो किसके लिए जानी जाती है, अपनी कंजूसी के लिए। अब कंजूसी कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, तो किसका यूज करेंगे, फॉर प्रपोजिशन का। और बाकी काम आगे देखते हैं। देखिए, तो नॉन टू भी होता है और नॉन फॉर भी होता है। अब मैंने कहा कि भीलवाड़ा इज नॉन इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भीलवाड़ा अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब सबसे पहले एक तो नॉन टू का मतलब तो परिचित होता है, नॉन फॉर का मतलब क्या हो जाता है, प्रसिद्ध। यदि हम नॉन के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो नॉन फॉर का मतलब क्या हो जाता है, प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप अच्छे से जानते ही हो। प्रसिद्ध के लिए हम फेमस फॉर, मैंने आपको पैसिव सॉरी प्रपोजिशन में भी पढ़ा दिया है, फिक्स्ड प्रपोजिशन में। नॉन फॉर, रिनाउंड फॉर, रिनाउंड का मतलब भी प्रसिद्ध, रेपुटेड फॉर, ठीक है। इलस्ट्रियस फॉर, प्रसिद्ध। इलस्ट्रियस का मतलब शानदार भी होता है, इलस्ट्रियस करियर, शानदार जीवन। तो मैंने कहा कि भीलवाड़ा यानी भीलवाड़ा इज नॉन, जाना जाता है। अब मुझे नॉन के बाद टू या फॉर प्रपोजिशन लिखना है, तो इस वर्ब का यूज किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में। अब आपको अच्छे से पता है कि जब इज आर एम के बाद नॉन दिया हुआ है तो इट मीन्स ये क्या है, पैसिव वॉइस का वाक्य। क्योंकि नहीं वैसे तो कंटिन्यूअस में अगर काम जारी है, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग,
द फैन इज रनिंग, पंखा चल रहा है, तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन कहीं भी अगर आपको इज आरएम के बाद थर्ड फॉर्म मिलती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि लैंग्वेज किस में है, पैसिव वॉइस में। अब भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने वस्त्र उद्योग के लिए। अब अगर हम व्यक्ति के लिए जाने जाते तो टू आता, तो यहाँ क्या आएगा? फॉर। ऐसे ही मैंने कहा बीरबल वॉज नोन, बीरबल प्रसिद्ध थे, ठीक है, अपनी किसके लिए? बुद्धिमत्ता के लिए। अब बुद्धिमानी कोई व्यक्ति तो होता नहीं है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? फॉर प्रपोजिशन का, ठीक है। और देखते हैं हम, तो फेमस फॉर, नोन फॉर, रिनाउंड फॉर, रेपुटेड फॉर, ये फिक्स है। अब यहां देखेंगे एक्चुअल में, अगर मैं नॉन की बात करूं आपसे, नॉन, तो नॉन के बाद बाय, टू और फॉर, ये प्रपोजिशन तभी यूज कर सकते हैं जब इस वर्ब का यूज किस में किया गया है? पैसिव वॉइस में। इसलिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब समझिए, आप कहोगे कि सर आपने तो कहा कि नॉन के बाद बाय का यूज नहीं होता, पैसिव वॉइस बनाते समय हम नॉन के बाद बाय का प्रयोग नहीं करके टू का यूज करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? इस तरह की डिस्क्रिपेंसी क्यों? तो इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअल में एक कहावत होती है, वो आपको याद ही करनी है, मुझे भी याद करनी है। जैसे मैंने कहा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बन गया था, यानी सारी उपलब्धियां, अटेनमेंट्स एक दिन में अटेन करना, अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अब ये कहावत है, इट्स अ वेल नोन अडिज, ठीक है। तो मैंने भी याद कर रखी है कि अ मैन इज नोन, एक व्यक्ति को जाना जाता है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसमें वैसे ही गुण आते हैं। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो इट्स अ वेल नोन एडिज इफ यू आर, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एक प्रसिद्ध कहावत है अंग्रेजी में, ठीक है। इफ यू आर वेल एक्वेंटेड थ्रू द सर्टेन प्रोवर्ब्स ऑफ इंग्लिश, तो उसमें एक कहावत होती है कि एक व्यक्ति जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना, नॉन के बाद यदि कभी बाय आएगा तो आपको यही एग्जाम्पल मिलेगा, कभी भी आप कोई भी एग्जाम दे देना, ये आपको रट लेना है। अन्यथा नॉन के बाद हम बाय का यूज नहीं करते। तो ये कहावत आप याद कर लोगे, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी एक व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसके अंदर उसी तरह के एट्रीब्यूट्स आते हैं, उसके अंदर वैसे ही गुण आते हैं। तो इसलिए संगति का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। द एकम्पनीमेंट प्लेज अ पिवोटल रोल, पिवोटल रोल, ठीक है, निर्णायक भूमिका अदा करती है, जो भी है। अब नॉन बाय की इस कहानी तो खत्म हो गई। अब नॉन के बाद टू और फॉर तभी आएंगे जब इस वर्ब का यूज किस में होगा? पैसिव वॉइस में। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया था। रवि इज मैरिड, अगर एक्टिव वॉइस होता तो हम मैरिड के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते थे। तो रवि इज मैरिड, रवि की शादी कर दी जाती है। रवि इज मैरिड अ कजिन ऑफ माइन, यानी मेरी कजन के साथ, चचेरी बहन के साथ रवि की शादी कर दी जाती है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में, इज आरएम के बाद थर्ड फॉर्म में, मैरिड के बाद विद तो हमें कभी लिखना ही नहीं है, तो किसका यूज करना है हमें? टू प्रपोजिशन। किसका? टू प्रपोजिशन का। और नेक्स्ट देखते हैं हम, समझ गए होंगे आप। अब इस पे नोट भी डाल दिया आपको कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मैरिड के बाद आने वाले टू प्रपोजिशन के स्थान पर विद प्रपोजिशन दे करके अक्सर प्रॉब्लम दी जाती है। एक तो मैरिड के बाद प्रपोजिशन तभी आएगा जब इस वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में होगा, और प्रपोजिशन भी न बाय आएगा न विद आएगा, बल्कि हम किसका यूज करेंगे? टू का। अब एक नोट और है, इंग्लिश में मैरिज एक नाउन होती है, मैंने अभी बताया ही था आपको, जिसका अर्थ होता है शादी करना, नहीं होता केवल शादी, गलत लिख रखा है। इंग्लिश में मैरिज एक नाउन होती है जिसका अर्थ होता है शादी, और हम मैरिज से पहले वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैरिज तो शादी होता है। अब वर्ब भी तो चाहिए हमें, करने की इंग्लिश किससे बना है? तो हैव शब्द का यूज करना है। तो मैरिज से पहले
वर्ब के रूप में हम हैव का प्रयोग करते हैं और हैव मैरिज के बाद विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हैव मैरिज के बाद आपको विद प्रपोजिशन देखने को मिलेगा और मैरिड वर्ब होती है, मैरिड के बाद आपको कभी भी विद देखने को नहीं मिलेगा। मैरिड के बाद आपको अगर मिलेगा देखने को तो टू प्रपोजिशन मिलेगा और वो भी तब मिलेगा जब सेंटेंस किस में मैरिड वर्ब का यूज किस में किया गया है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, जबकि मैरी एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है शादी करना और हम मैरी के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग तभी करते हैं जब इस वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वन पे। तो मैरी का एक वर्ब होती है और हम इसका प्रयोग तभी करते हैं मैरिड के बाद टू प्रपोजिशन का जब इस वर्ब का यूज किस में किया गया हो, पैसिव वॉइस में। इस तरह का एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2010 में। सी वॉज मैरिड, उसकी शादी कर दी गई। सी वॉज मैरिड, उसकी शादी कर दी गई। तो वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्लियर हो चुका है कि सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। विद, तो यहाँ विद का प्रयोग नहीं करके हम किसका यूज करेंगे, टू का। उसकी एक इनसेंसिटिव हस्बैंड यानी एक असंवेदनशील पति, यानी एक ऐसा पति जिसकी मतलब क्या है कि मतलब जो असंवेदनशील है, जिसकी मतलब कहने का मतलब वो सिंपैथेटिक नहीं है, उससे शादी कर दी जाती है और वो भी उसके इच्छा के विरुद्ध। विल का मतलब क्या है, इच्छा। अब एरर हो चुकी है किस पार्ट में, बी पार्ट में, क्योंकि मैरिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में हुआ है। पैसिव वॉइस में हुआ है तो निश्चित है प्रपोजिशन लगेगा और वो भी कौन सा लगेगा, टू। विद का यूज हम नहीं करते। अब मैंने कहा राकेश रीता से शादी कर लेता है। ठीक है, देखो वहां तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां राकेश प्रेजेंट सिंपल टेंस है, राकेश हो गया। अब हैव मैरिज का मतलब होता है शादी करना, हैव मैरिज विद। अब आपको पता है कि जैसे जिस तरह से टेंस होता है उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। अब राकेश एक वचन है तो ये ही हो गया और ही सीट के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज करते हैं, एस का। अब देखो ही में तो आपको दिखाई देगा ही गोज, वह जाता है। आप कहोगे साहब ये दे रखा है एस। ही प्लेज, वह खेलता है। आप कहोगे देखो ये दे रखा है एस। लेकिन जब हम ही सीट के साथ एस लगाते हैं, अब आई के साथ क्या आएगा, आई गो मैं जाता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ। तो ही सीट के साथ जब हम एस का प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हैज। मैंने कहा ही हैज एन ओल्ड कार, वह एक पुरानी कार रखता है। तो ये हैज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया है, एस। तो मैंने कहा कि भाई राकेश हैज मैरिज, राकेश शादी कर लेता है किसके साथ, रीता के साथ। एक करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि मैरिज एक नाउन होती है और मैरिज के बाद हम विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ये नहीं है कि अपन ने चार्ट बनाया और बेस बनाना सीख लिया। एक्चुअल में इस पर का भी बहुत रोल होता है, इस पर बेस्ड ऑन एरर आ सकती है, प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब कोई अगर रट लेगा इंग्लिश में मैरिड टू मैरिड टू मैरिड टू, तो बेकार इंग्लिश है उसकी, क्योंकि जब तक इसका यूज पैसिव वॉइस में नहीं होगा तो हम टू प्रपोजिशन का यूज ही नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर इंग्लिश कोई भी पढ़ा लेगा। आज के बाद जब भी मैरिड के बाद आपसे प्रपोजिशन पूछा जाएगा तो मेरी बात नोट कर लेना, सेंटेंस आपको ऑलरेडी किस में मिलेगा, पैसिव वॉइस में। तो मैंने कहा राकेश हैज मैरिड विद रीता, राकेश किससे शादी कर लेता है, रीता से। तो विद क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन। और हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है और ही सीट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस। अगर मैं इसको कहता हूं कि राकेश मैरिज, ये वर्ब है, वाई को किस में बदल देते हैं, आई में, और एस का यूज कर देते हैं। ये पढ़ा दूंगा मैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा भी रखा है। अब आपने राकेश मैरिज विद रीता, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। और आपने कहा राकेश मैरिज टू रीता, ये भी गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं हम, देखो यहां मैरिज के बाद विद आएगा, बिल्कुल सही है। यहां वाक्य एक्टिव वॉइस में तो मैरिज के बाद विद नहीं आएगा, न मैरिज के बाद टू आएगा, बल्कि हम क्या कहेंगे, राकेश मैरिज शादी कर लेता है किससे, रीता से। अब आप लोग यहाँ विद लिख जाते हैं, कारण क्या है मैंने बता दिया है। वी आर टोटली प्री ऑक्यूपाइड विद इंडियनिज्म, वी आर टोटली obsessed with our mother tongue, that is Hindi. But I have told you very graphically, we are studying English, and to study English is just like that a new world has arisen before you. So never compare both the languages in the same coin.
and I would like to interpret both the languages in different points in order to make you complete grasp. तो मैंने कहा राकेश मैरिज रीता, राकेश किससे शादी कर लेता है? रीता से। तो रीता इज मैरिड, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनेगा? इज आरएम में। और जब इस वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में होता है तो हम इसके बाद किसका यूज करते हैं? टू का। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। यहां पर हमने मैरिज के बाद विद क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर मेन वर्ब क्या है? हैव मैरिज, और मैरिज यहां पर क्या है? नाउन। और यहां पर मैरिज क्या है? मेन वर्ब। यहां पर मैरिज क्या है? मेन वर्ब। यहां पे मैरिज क्या है? मेन वर्ब। और हम नेक्स्ट देखते हैं। एक अमीर व्यापारी ने सीता से 2 महीने पहले शादी कर ली। ठीक है, शादी करने वाला कौन हुआ? एक अमीर व्यापारी। तो मैंने कहा कि अ रिच मर्चेंट। अब आप कहेंगे कि साहब यहां हेड क्यों आ गया? हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेड। मैरिज, एक अमीर व्यापारी ने शादी कर ली, वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और वैसे भी उसने कहा है 2 महीने पहले, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, 2 months बैक कह सकता हूं, या मैं क्या कह सकता हूं? 2 months अगो, 2 माह पहले। अब यहां पर मैरिज का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? नाउन के रूप में। इसलिए हमने विद लिख दिया कि एक अमीर व्यापारी ने सीता से 2 माह पहले शादी कर ली। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि हैव वर्ब का यूज कभी भी पैसिव में नहीं होता है, तो पैसिव तो इसका बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस वाले वाक्य का। और नहीं, आपसे एग्जामिनर पूछेगा। लेकिन आपने अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी ने मैरिड, शादी कर लिया, वर्ब है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो मैरिड के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। और यहां आपने कहा रिच मर्चेंट मैरिड टू सीता, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने वाक्य सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। अब ये करेक्ट वाक्य आपका कि अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी ने मैरिड, शादी कर ली सीता से कितने माह पहले? 2 माह पहले। ठीक है, अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सीता वॉज मैरिड। अब यही मैरिड है, देखो यहां सेकंड फॉर्म थी, यहां थर्ड फॉर्म है, और वैसे थर्ड फॉर्म से मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पैसिव वॉइस का वाक्य, वाज वर्ब के बाद यदि मैरिड लिखा आएगा तो बिल्कुल स्पष्ट है, इट इज टोटली अपरेंट टू यू द लैंग्वेज इज इन पैसिव वॉइस, कि लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में है। तो सीता वॉज मैरिड टू अ रिच मर्चेंट 2 months अगो, 2 माह पहले सीता की एक अमीर व्यापारी से शादी कर दी गई। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझ गए होंगे आप डिटेल में। अच्छा, एक बात और समझनी है आपको। यदि में छोटा आता है ये, यदि खुद शादी नहीं करके, खुद शादी नहीं करने का मतलब है कि अगर हम कोई शादी संपन्न करवाएं, मैंने कहा कि भाई गीता ने अपनी 4 पुत्रियों की शादी कर दी है, तो यहां गीता शादी नहीं कर रही है, बल्कि गीता ने क्या करवाया? शादी संपन्न करवाया। अब यदि कोई चीज को हम संपन्न करवाते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब होती है मैरी ऑफ। अभी पढ़ाऊंगा मैं, एक पास ऑफ होता है, बहुत अच्छा वर्ड। द सेकंड फेज इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश हैज पास्ड ऑफ पीसफुली एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। पास ऑफ का मतलब संपन्न हो जाना। ऐसे ही मैरी ऑफ, शादी संपन्न करवाना। काफी बार हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती है और हम एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा गीता ने अपनी इकलौती पुत्री की शादी कर दी है, तो यहाँ गीता ने शादी नहीं की है, बल्कि गीता ने शादी संपन्न करवाई है। अब आप लोग ये जानते ही नहीं है, इंग्लिश बनाना शुरू कर देते हैं। गीता हैज मैरिड, गीता ने शादी कर ली है। किससे शादी कर ली है? अपनी इकलौती पुत्री से। तो ये सेंटेंस यहाँ पर मीनिंगलेस है, इसका जो रियल सेंस है वो चेंज हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में वही जिसका जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, जिसका जो सेंस है, अंडरस्टैंडिंग सेंस है, वही लोग इस तरह की एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वाक्य सही अर्थ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसका अर्थ ये हो गया कि गीता ने अपनी इकलौती पुत्री से शादी कर ली है। अब मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा है गीता ने अपनी इकलौती पुत्री की शादी कर दी, यानी गीता ने क्या? शादी संपन्न करवाई है। तो आपको मैरिड के बाद क्या लिखना पड़ेगा? ऑफ, ओ डबल एफ। गीता हैज मैरिड ऑफ, गीता ने शादी कर दी है। हर ओनली डॉटर, अपनी इकलौती पुत्री की।
तो मैरिड ऑफ का यूज करना है। अब ऐसे मैंने कहा कि सोहन मैरिड हिज 4 आइडल सन्स इन 2010। सोहन ने 2010 में अपने 4 नालायक पुत्रों से शादी कर ली। अब ये कैसा सोहन हुआ कि अपने नालायक पुत्रों से शादी कर रहा है? तो ये सेंस गलत है आपका। आपको ये कहना पड़ेगा सोहन मैरिड ऑफ, ओ डबल एफ आएगा, ठीक है, इन्होंने गलत लिख रखा है। हिज 4 आइडल सन्स, सोहन ने अपने 4 निकम्मे आलसी पुत्रों से क्या कर ली? शादी कर ली। कब? 2010 में। तो इसलिए हम मैरिड के बाद हमें ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको एक तो मैरी वर्ब बता दी, एक हैव मैरिज होता है, मैंने इसके बारे में बता दिया। और हैव मैरिज आएगा तो हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे? विद का। और मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी बता दी, मैरी ऑफ, ठीक है। और मैं आपकी उस दिन इंग्लिश अच्छी मानूंगा जिस दिन आपका वोकेबलरी एक्सपेंशन अच्छा है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मुझे ओ डबल एफ वाले वर्ड बताइए, आप 10 वर्ड नहीं बता पाते। जबकि मैं आपसे कहूं वार्ड ऑफ, बचाव करना, साइफन ऑफ, धोखेधड़ी से हड़प लेना, ठीक है, फेंड ऑफ, बचाव करना, ठीक है, और मैरी ऑफ, शादी संपन्न करवाना, ठीक है, कॉल ऑफ, स्थगित करना, पुट ऑफ, स्थगित करना, कॉर्डन ऑफ, चारों तरफ से घेराबंदी कर लेना, सील्ड अ प्लेस। तो मैं आपको ऑफ वाले सारे वर्ड सिखा दूंगा, ठीक है। पास ऑफ, संपन्न हो जाना। द सेकेंड फेज इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश हैज पास्ड ऑफ पीसफुली, सेज ईसी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण के चुनाव पास्ड ऑफ हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं। कैसे? पीसफुली, शांतिपूर्वक। तो अगर कोई किसी की शादी करवाए तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है मैरी ऑफ। तो आगे हम फिक्स्ड प्रपोजिशन में डिस्कस करेंगे ऑफ से रिलेटेड जितने भी फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। देखो मैं नोट में लिखवा दिया है आपको, मैरी एक ऐसी वर्ब है, मैरी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हमें मैरी वर्ब से पहले गेट का प्रयोग करना चाहिए। और गेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आए तो हमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, और देसी भाषा में कहे तो मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। देखो क्या होता है कि अंग्रेजी में कुछ वर्ब ऐसी होती है, जैसे मैरी वर्ब है, या तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वाक्य गलत हो जाता है। फिर ये वर्ब पैसिव वॉइस में यूज होनी चाहिए। तो देखो गेट वर्ब से भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग करके भी सेंटेंस में क्या पैसिव वॉइस। हाँ, जैसे मैंने कहा कि दे मैरी, वे शादी कर लेते हैं। अब ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है, लेकिन रीजन क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये मैरी वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के यूज होती नहीं है। तो इसका एक तरीका है कि आप इसका यूज पैसिव वॉइस में करें। या तो कहें दे आर मैरिड, वे शादीशुदा हैं, या उनकी शादी कर दी जाती है, या आप कहोगे दे गेट मैरिड, क्योंकि गेट का प्रयोग करने से भी सेंटेंस किस में बन जाता है? पैसिव वॉइस में। तो ये और बात ध्यान रखनी है आपको कि आप मैरी वर्ब को कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने कहा वे शादी कर लेते हैं, आपने कहा दे मैरी, ये बिल्कुल गलत है। अब टेंस के अनुसार मैंने क्या लिख दिया? दे गेट। वह शादी कर लेता है तो मैं टेंस के अनुसार क्या यूज करता? ही गेट्स मैरिड। और गेट के बाद या गेट आए या गेट्स आए या गोट आए या गेटिंग आए, आंख बंद करके मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करना है। तो दे गेट मैरिड, वे शादी कर लेते हैं। अब ये सेंटेंस किस में हो गया? वैसे भी पैसिव वॉइस, या यूं कह सकते थे दे आर मैरिड। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो मैरी वर्ब का यूज, मैरी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद किसका आना? ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। मैंने कहा वह शादी कर लेती है, सी मैरिज, गलत वाक्य। क्यों? क्योंकि मैरी वर्ब को आप एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप इसका पैसिव वॉइस बना देंगे कि या सी इज मैरिड या सी गेट्स मैरिड। कृपया शादी कर लीजिए, प्लीज मैरी, प्लीज मैरी, तो ये भी गलत है। इंपेरेटिव वाक्य आप क्या कहेंगे? प्लीज गेट मैरिड, कृपया शादी कर लीजिए। बाकी का नेक्स्ट वन पे देखते हैं हम। आगे लो। मैंने
2012 में शादी कर ली। तो आई मैरिड, मैंने शादी की। कब की? 2012 में। एडवर्बियल हो गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और मैरी वर्ब को आप यूज ही नहीं कर सकते अगर वाक्य में क्या नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। यूज करना है तो किस में करेंगे? पैसिव वॉइस में। तो आपने क्या किया? आई गॉट मैरिड, मैंने शादी कर ली। कब? 2012। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। यदि निम्नांकित वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यदि निम्नांकित वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इनसे पहले, इन वर्ब्स से पहले गेट वर्ब का प्रयोग कर देना चाहिए। अब मैंने कहा गेट इंजर्ड, घायल हो जाना, गेट फ्रैक्चर, टूट जाना, गेट डैमेज, क्षतिग्रस्त हो जाना, गेट एनॉयड, नाराज हो जाना। ये सेम उसी की तरह, मैरी की तरह। अब कल को मैंने एक वाक्य लिखा, मैं कल एक सड़क हादसे में घायल हो गया। मैं कल एक सड़क हादसे में घायल हो गया। और मैंने अंग्रेजी बना दी कि आई इंजर्ड, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। अगर मैं कहता कि आई इंजर्ड सोहन, मैंने सोहन को घायल कर दिया, तब तो वाक्य सही था। अब मैं कह रहा हूं कि आई इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, मैं एक सड़क हादसे में क्या हो गया? घायल हो गया। लेकिन ये पता है मैंने क्या लिखा है? यस्टरडे, कल, कि कल मैंने एक सड़क हादसे में घायल कर दिया। मीनिंगलेस हो गया। मैं कह रहा हूं कि मैं कल एक सड़क हादसे में घायल हो गया, मैं अंग्रेजी क्या बना दी इसकी? क्योंकि एक्टिव वॉइस में इन वर्ब्स का यूज पैसिव वॉइस में करना पड़ता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है। तो ये मीनिंगलेस हो गया। आपको पता है क्या कहना पड़ेगा? आई गॉट इंजर्ड। इसके स्थान पर आपको क्या कहना पड़ेगा? आई गॉट इंजर्ड, मैं घायल हो गया। ठीक है, इन अ रोड एक्सीडेंट यस्टरडे। आपने कहा कल उसकी टांग टूट गई, और अंग्रेजी बना दिया आपने हिज लेग फ्रैक्चर्ड यस्टरडे, कल उसकी टांग ने तोड़ दिया। और मैं ये कह रहा हूं कल उसकी टांग टूट गई, और आप कह रहे हो कल उसकी टांग ने तोड़ दिया। अभी तो मीनिंगलेस हो गया। कारण क्या है? हिज लेग यहां सब्जेक्ट है, और क्रिया वर्ब क्या हो गई? फ्रैक्चर्ड। अब यहां पर इसका अर्थ हो गया उसकी टांग ने तोड़ दिया, यस्टरडे मींस कल। तो ये मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि इन वर्ब्स का के साथ एक कंडीशन है कि इनका यूज या तो एक्टिव वॉइस में होता है तो ऑब्जेक्ट का यूज करिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन वर्ब्स का यूज हमेशा किस में करना है? पैसिव वॉइस में। तो गेट लगा के आप इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, हिज लेग गॉट फ्रैक्चर्ड यस्टरडे। और देखिए, मैं कल नाराज हो गया, और मैंने कहा आई एनॉयड यस्टरडे। अब पता है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, ऑब्जेक्ट होता मैंने कल सोहन को नाराज कर दिया, तब तो मैं लिख देता आई एनॉयड सोहन यस्टरडे, आई एनॉयड सोहन यस्टरडे। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि कल मैंने नाराज कर दिया, और मैं कह रहा हूं कल मैं नाराज हो गया। अब ये तो अर्थ ही बदल गया। तो आपको पता है क्या कहना पड़ेगा? आई गॉट एनॉयड, मैं कल नाराज हो गया। तो ये कुछ वर्ब्स है जिनमें आपको गेट का यूज करना पड़ता है, जिस तरह से हम मैरी के साथ करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। समझ गए होंगे आप। अब गेट इंजर्ड, घायल हो जाना, गेट फ्रैक्चर्ड, टूट जाना, गेट डैमेज, क्षतिग्रस्त हो जाना, गेट एनॉयड, नाराज होना, गेट स्टक, चपेट में आ जाना। और देखते हैं, बहुत सारे हैं। गेट जॉल्टेड, आघात, सदमा, सदमा लगना, धक्का लगना, गेट शॉक्ड, गेट प्रोमोटेड, क्रमोन्नत होना, गेट डिस्टर्ब्ड, परेशान हो जाना। और एग्जाम्पल देखिए, कल उसकी टांग टूट गई, तो हिज लेग गॉट फ्रैक्चर्ड यस्टरडे। भगदड़ के दौरान 50 लोग घायल हो गए, 50 पीपुल गॉट इंजर्ड। अगर मैं यहाँ गॉट नहीं लगूंगा तो ये हो जाएगा भगदड़ के दौरान 50 लोगों ने घायल कर दिया। तो मैं क्या कहूंगा? 50 पीपुल गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग द स्टैम्पेड। स्टैम्पेड होता है भगदड़, टमल्ट। नेक्स्ट, टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड पे हम कल डिस्कस करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना जिनके अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में निम्नांकित वर्ब्स का प्रयोग किया गया हो। एम्बॉडी मीन्स होता है रखना, ये इनबॉडी नहीं है, एम्बॉडी है। हमारा टाइपिस्ट है, ये काफी गलती करता है। एम्बॉडी रखना,
एनगल्फ चारों तरफ से, सराउंड यानी चारों तरफ से घेराबंदी करना, बिसीज इंटरेस्ट रुचि लेना, और कंटेनमेंस होता है रखना। ठीक है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखिए अंग्रेजी में, अब कल को आप रट ले कंटेन इन कंटेन इन कंटेन इन, तो आपकी बहुत घटिया इंग्लिश हो जाएगी। एक्चुअल में मैंने आपको बोल दिया है, आई हैव टोल्ड यू वेरी ग्राफिकली और ऑब्वियसली दैट देयर आर सम सर्टेन वर्ब्स विच आर फॉलोड बाय some specific prepositions, like contain is followed by in preposition, but in such a condition when these are verbs are used in passive voice, and if these verbs are used in active voice then they don't take any preposition after them, some specific prepositions especially। तो मैंने क्या कहा कि जैसे contain verb ही है, अब active voice में मैं कह दूं कि this book contains maps, यह पुस्तक मानचित्र रखती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पुस्तक के अंदर मानचित्र ही मानचित्र है। अब मैंने यहां कंटेन के बाद भाई इन क्यों नहीं लिखा, तो रीजन सिंपल है, द रीजन इज वेरी अपेरेंट टू यू कि ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है, एंड कंटेन इज नॉट फॉलोड बाय इन प्रपोजिशन व्हेन दिस वर्ब इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। अब जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैप्स, तो मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया, तो मैप्स आर कंटेंड। अब वैसे तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाय का यूज होता है, लेकिन यहां पर हम बाय का प्रयोग नहीं करके इन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो मैप्स आर कंटेंड इन दिस बुक। ठीक है, तो इस टाइप को मैं कल डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल incessantly, and it's one of my humble requests for you that don't forget to subscribe my YouTube channel.